मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10th क्लास एसएसटी चैप्टर 4 विश्व का इतिहास। इसके पहले वाले हम क्लास में हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण कि इटली का एकीकरण क्या है, इसमें प्रमुख कौन सी बाधाएं आई थी या फिर इसके संगठन एवं इसमें कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया था। आइए हम पढ़ते हैं इटली का एकीकरण कि इटली के एकीकरण पर नेपोलियन की विजयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो नेपोलियन की जो जीत हुई थी उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने इटली की विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की और सम्राट बनने के बाद अनेक छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर केवल 3 भागों में समाहित कर दिया। कि जब वो जीता उसके बाद उसने अनेक छोटे छोटे राज्य वहां पे बटे हुए थे, उन सभी को उन्होंने एक जगह समाहित करना शुरू कर दिया, उनको खत्म करके 3 उसमें भागों में उसको बांट दिया। सामंतवादी व्यवस्था समाप्त कर दी और आंतरिक व्यापार पर भी प्रतिबंधियों का अंत कर दिया। इटली में एक समान कानून लागू किए गए कि इटली में कोई भी अलग अलग कानून नहीं होगा, सिर्फ एक समान कानून को लागू किया जाएगा। जब नेपोलियन ने इटली को उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया तो इटली वासियों की भावनाएं भी भड़क उठी। इन्हीं कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो है नेपोलियन। फिर है नेपोलियन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की थी। कि मोरियट के अनुसार मोरियट ने एक परिभाषा दी कि नेपोलियन ही एक वो पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता दी थी या पूरी इटली को एक सूत्र में बांधा था। अब इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? वो है कि इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना और लोम्बार्डी और वेनेशिया सीधे नियंत्रण में थे और मेडना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का भी अधिकार था। पोप अपने राज्य मोम पर अपनी सत्ता बनाए रखता था। इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। इटली का सामंतवादी या कुलीन वर्ग नेपोलियन के पतन के पश्चात सामंतवादी और जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहता था, क्योंकि कुलीन वर्ग को ये डर था कि एकीकरण होने के पश्चात उनका समस्त प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इटली में अभी तक राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई थी। सभी राज्यों को अपनी अलग अलग परंपराएं एवं रीति रिवाज थे। एक राज्य दूसरे राज्य से मिलकर नहीं रहना चाहता था। कि वहां पे सभी थे कि एक राज्य दूसरे राज्य से मिलकर नहीं रहेगा, सब अपनी अपनी बातों को अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे। फिर है 6 इटली के एकीकरण में यह भी बाधा थी कि एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए। कि जो एकीकरण किया जा रहा है उसको हम किस विचारधारा के अंतर्गत करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम सभी बातों को देखते हुए एकीकरण चाह रहे हैं कि लेकिन वहां पे कौन सी ऐसी विचारधारा हम लेके आए जिससे कि हम एकीकरण पर जोर दें। अब है एकीकरण में सहायक प्रमुख संगठन एवं व्यक्ति। कि किन व्यक्ति एकीकरण में जो एकीकरण किया गया था उसमें कौन से व्यक्ति जिन्होंने अपनी सहायता उन तक पहुंचाई। फिर है फर्स्ट है कार्बोनरी। इस गुप्त संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। कि नेपल्स में 1810 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्था में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। कार्बोनरी जो संस्था थी ये गुप्त संस्था थी और इसमें सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया था। इस संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कि जो विदेशियां हैं उनको इटलियों से हमें उसको बाहर निकालना है और दूसरा था कि वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना भी करना है। फिर दूसरा टॉपिक था यंग इटली। कि यंग इटली की स्थापना मेज़नी ने 1831 में की, जिसमें इटली
एक राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र कार्बोनरी का स्थान ले लिया। जो कार्बोनरी संस्था ने किया था उसके बाद 1831 में आके उन्होंने कार्बोनरी संस्था का स्थान इसने यंग इटली ने ले लिया। मेजनी इटली के युवकों पर विश्वास करता था। मेजनी था जो इटली के नव युवक थे, जो आने वाली पीढ़ी थी, उनके ऊपर विश्वास करता था और ये सोचता था कि जो ये पीढ़ी आगे करेगी वही आगे हमारे देश को आगे की तरफ ले जाएगी। उनका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नव युवकों के हाथ में देना होगा, और उसमें क्योंकि नव युवकों में जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है कि वो उसको बदल सकते हैं। इस संस्था के 3 नारे थे: परमात्मा पर विश्वास रखना, और सभी भाइयों को एक साथ मिलकर कार्य करना, और इटली को मुक्त करना। इस संस्था के उद्देश्य स्पष्ट है कि इटली और की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वतंत्रता, समानता, जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना करना है। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, त्याग, समर्पण, स्वतंत्रता की भावना भर दी कि यहाँ के लोगों में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, इनकी भावना उनके अंदर भर दी। मेजनी ने इटली की जनता से आह्वान किया और कहा कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी चीज के पीछे हमें नहीं जाना। हमें तो बस यह है कि हमें स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसी का पालन करते हुए हमें इटली को मुक्त कराना है। इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। मेजनी देशभक्तों की दृष्टि में देवदूत था जो इटली के भविष्य को निर्मित करने आया था। वास्तव में मेजनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी, और ये मेजनी ही था जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को उत्पन्न करा। फिर है काउंट कैमिलो डी काबुल का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर उसने सेना में इंजीनियर की उपाधि धारण कर रखी थी, और उन्होंने उदारवादी विचारों का समर्थक था कि साथ ही इंग्लैंड यात्रा के दौरान संसदीय प्रणाली का अध्ययन भी किया गया कि जब वो यात्रा कर रहे थे इंग्लैंड की तो उस दौरान उन्होंने संसदीय प्रणाली का भी अध्ययन किया था। वो इटली में इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करना चाहता था। काबुल का मानना था कि इटली का एकीकरण पिडमॉन्ट के नेतृत्व में ही पूर्ण हो सकता है, कि उनका मानना था कि एकीकरण जो हम चाह रहे हैं वो पिडमॉन्ट के अनुसार ही संभव हो सकता है। इसी दिशा में अपने विचारों को प्रसार किया गया, और 1847 ईस्वी में वो वित्त एवं उद्योग मंत्री बना दिया गया, और 1852 ईस्वी में विक्टर एमेनुएल ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। काबुल एक व्यावहारिक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था। वो इटली की शक्ति और सामर्थ्य को भली भांति परिचित था। अब है काबुल का एकीकरण में योगदान, कि काबुल का यहाँ पे एकीकरण में किस प्रकार से योगदान रहा। काबुल वो व्यक्ति था जिसके बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरीबॉल्डी की वीरता निरर्थक है, कि अगर काबुल के जो वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेजनी ने यहाँ पे जो आदर्शवादिता के तथ्य दिए थे, और गैरीबॉल्डी जो थे उनके दोनों की अगर वीरता देखी जाए तो वो उसके बिना निरर्थक है। काबुल का मानना था कि पिडमॉन्ट, सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में समर्थ है। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे अधिक बाधक है। ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता के बाहर नहीं किया जा सकता, कि अगर ऑस्ट्रिया को हम बिना एकीकरण, अगर हम ऐसे ही बिना एकीकरण के हम उसको बाहर नहीं कर सकते। अगर हम एकीकरण करेंगे तभी हम ऑस्ट्रिया को अपने यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। काबुल यथार्थवादी, व्यावहारिक राजनीति में विश्वास करता था। वह इटली के प्रश्न का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता था ताकि विदेशी शक्तियों की सक्रिय मदद एवं सहानुभूति हासिल की जा सके। इस समय यूरोप में 2 ही शक्तिशाली देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। कि उस समय 2 ही देश थे जो शक्ति पावरफुल थे, एक तो फ्रांस था और दूसरा था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति बनाने से उससे मदद मिलने की आशा भी नहीं थी, कि यूरोप ही चाहता था कि हम किसी की मदद ना तो लेना चाहता
करना चाहते हैं। काबुल ने क्रीमियों की मदद के लिए सेना भेजना सहानुभूति और मित्रता प्राप्त कर ली। काबुल को इस मित्रता का लाभ पेरिस सम्मेलन में भी मिला और ऑस्ट्रिया के विरोध के बाद सार्डिनिया राज्य को पेरिस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। काबुल ने इस सम्मेलन में इटली को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया गया कि उसने उस सम्मेलन में ये बताया कि जो काबुल जो स्थिति है वो उसके लिए ऑस्ट्रिया ही जिम्मेदार है। और पेरिस सम्मेलन में काबुल ने इटली के प्रश्न पर नैतिक विजय भी प्राप्त कर ली थी। अब है नेपोलियन का सहयोग एवं लोम्बार्डी की प्राप्ति कि सम्राट नेपोलियन तृतीय लगभग 1 माह की छुट्टी मनाने सार्डिनिया की सीमा के पास ठहरा हुआ था कि नेपोलियन 1 माह की छुट्टी का अवकाश बिताने के लिए सार्डिनिया के सीमा के पास ही रुका हुआ था। काबुल बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के प्लोबेंसियस जा पहुंचा और काबुल और नेपोलियन की भेंट के स्वरूप एक संधि हुई, एक समझौता किया गया जिसमें ये निर्णय लिए गए थे कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध होने पर 2 लाख सैनिक सहायता फ्रांस देगा कि अगर इन दोनों के बीच में मध्य युद्ध होगा तो 2 लाख सैनिकों की सहायता जो दी जाएगी वो फ्रांस के द्वारा दी जाएगी। नेपल, सिसिली और पोप के राज्य बने रहेंगे। लोम्बार्डी, वेनेसिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे कि लोम्बार्डी और वेनेसिया जो राष्ट्र थे कि वो यहाँ पे किसको, फ्रांस को प्राप्त है, सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। फ्रांस की सहायता के बदले नीस एंड सेवाय के प्रदेश फ्रांस को मिलेंगे। जो फ्रांस सहायता करेगा तो उसके बदले उसे नीस और सेवाय ये दोनों उसको प्रदेश जो थे वो फ्रांस को दे दिए जाएंगे। और विक्टर एमेनुएल अपनी पुत्री का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ भी करेगा कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में भी करेगा। इस समझौते में यह तय किया गया कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर यथा हम जल्द से जल्द युद्ध आरंभ किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे और सार्डिनिया आत्मरक्षार्थ लड़ने वाला प्रतीत हो। काबुल ने ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए मस और कनाटा प्रांतों की में विद्रोह करवा दिया और ऑस्ट्रिया ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी काफूर चाहता था कि अब ऑस्ट्रिया ने वही प्रतिक्रिया करी जो काफूर ने, एक तरह से देखा जाए तो उसने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया कि उसने लोगों को वहां पे हिंसा को बढ़ाई, विद्रोह किया, उससे वहां के ऑस्ट्रिया के जो थे उनको भड़कने में मदद मिली और जैसा उसने चाहा था वैसा ही उसने कार्य किया। ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और 29 अप्रैल 1859 को फ्रांस ने इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा भी कर दी। ऑस्ट्रिया की लगातार पराजय होती रही लेकिन फ्रांस सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध से अलग हो गया और नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 को विलाफ्रेंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम करके उनकी निम्न शर्तें तय की गई कि लोम्बार्डिया सार्डिनिया को सौंप दिया गया, वेनेसिया ऑस्ट्रिया को दिया गया, परमा, मेडोना, अस्कनी को पुनः स्वतंत्र किया गया और पोप के अधीन इटली राज्य को एक संघ बनाया गया। इस संधि से इटली के लोगों को काफूर को निराशा हाथ लगी और इस संधि से काफूर भी अप्रसन्न था, उसने त्याग पत्र दे दिया और फ्रांस के साथ में मिलकर एक ज्यूरिख की संधि की हस्ताक्षर किए गए। ज्यूरिख की संधि को विलाफ्रेंका की विराम संधि भी पुष्टि हो जाती है। अब है मध्य इटली का विलय कि अब मध्य इटली का विलय किस तरह से हुआ कि युद्ध समाप्ति के पश्चात इटली के राज्यों में परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलांगाना एंड रोमाग्ना ने जनता ने विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्रों में इन्होंने जहाँ की जनताओं ने विद्रोह कर दिया और इटली में ये लोग उत्सुक होने लगे। इंग्लैंड की हस्तक्षेप नीति और इटली के प्रति सहानुभूति इन राज्यों में इटली के एकीकरण को प्रोत्साहित कर रही थी। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुराने शासक स्थापित किए जाएं, लेकिन काबुल ने मौके का फायदा उठाकर फ्रांस को नीस एवं सेवाएं प्रदेश करने के बाद
वायदा करते हुए उसे अपनी ओर मिला लिया। और मार्च 1860 ईस्वी में इटली राज्यों में सार्डिनिया, नीस और सेवाए के प्रति फ्रांस के साथ मिलने का भी मत दिया। इसी के साथ इटली का दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब है गैरिबॉल्डी और नेपल्स और सिसिली का विलय। कि जूपस गैरिबॉल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में निस नामक नगर में हुआ था। उसके पिता उच्च शिक्षा दिलाना, उसके पिता चाहते थे कि ये जो है ये बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन गैरिबॉल्डी का पढ़ने में मन नहीं था, वो पढ़ना नहीं चाहते थे। ये केवल इतना पढ़ सके कि पुस्तकें पढ़ सके, कि उनको ऐसा नहीं था कि वो बहुत पद पे जाना चाहते थे, उनका तो बस ये था कि वो किताबों को पढ़ना सीख सके। गैरिबॉल्डी भूमध्य सागर की यात्राओं के समय इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में भी आए। जब उन्होंने यात्रा करी थी तो वो इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आए, जो राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे। वो मेजनी के युवा इटली का सदस्य भी बन गए और उन्होंने नौसैनिक षड्यंत्र में भी भाग लिया। वो पकड़ा गया और उसे मृत्युदंड की सजा भी दी गई, लेकिन वो दक्षिणी अमेरिका चला गया और उसने छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लिया। 1854 ईस्वी में वापस आया और उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक देशभक्तों का संगठन बनाया और इसी के दम पर वो सिसिली में प्रवेश कर गया। नेपल्स और सिसिली में शासक विदेशी थे, साथ ही वो शासन के साथ करने योग्य भी नहीं थे। मेजनी, फ्रांसी, किचली और गैरिबॉल्डी ने इस विद्रोह में योजना बनाई और गैरिबॉल्डी ने लगभग 1000 लाल कुर्ते वाले स्वयं सेवकों का एक दल बनाया और 5 मई 1860 ईस्वी को सिसिली पर आक्रमण कर दिया गया। इटली का एकीकरण का तृतीय चरण भी इसी तरह से पूरा हुआ। अब है इटली का एकीकरण के अंतिम चरण वेनेसिया का विलय। कि वेनेसिया का विलय जो उसका अंतिम चरण था कि रोम 1866 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा का साथ दिया और 3 जुलाई 1866 ईस्वी को प्रशा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया गया और प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की संधि हुई, जिसमें इटली को वेनेशिया दे दिया गया। कि इटली को वेनेशिया को इटली में मिलाया गया। कि रोम का विलय, कि रोम के बिना इटली की स्थिति, इटली का जो रोम है एक क्षेत्र है, वो इटली का भाग इस तरह से है कि जैसे हृदय के बिना शरीर, कि हमारे शरीर में जैसे हृदय की इंपॉर्टेंस है ना, वैसे ही रोम का था इटली के लिए। रोम पोप के अधीन था और फ्रांस की सेनाएं पोप की सुरक्षा के लिए मौजूद थी। इटली का रोम पर अधिकार सपना तब पूर्ण हुआ जब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां फ्रांस के विपरीत साबित हुई और 1870 ईस्वी में प्रशा और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस को प्रशा के विरुद्ध सारी ताकत झोंकनी पड़ी और रोम से उसने सेना को बुला लिया। 12 जून 1871 ईस्वी में विक्टर एमेनुएल ने संयुक्त इटली के संसद का उद्घाटन किया। जिस कार्य के लिए हमने अपने जीवन को भेंट किया था या भेंट चढ़ाया था, वो आज पूरा हो गया और वास्तव में इटली का एकीकरण असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मेजनी के नैतिक बल और गैरिबॉल्डी की तलवार और काबुल की कूटनीतिज्ञ और विक्टर एमेनुएल की समझदारी से ही हुआ है। आपका ये चैप्टर खत्म है, आप सबको समझ में आ गया होगा और जिसका काम कंप्लीट हो गया है वो अपनी कॉपी स्कूल में चेक करने के लिए दे सकते हैं। थैंक यू।